हाँ बच्चों, अरे यार आज मैं क्या है थोड़ा सा लेट हो गया। अ, आप आप में से रिकॉर्डिंग की परमिशन किसको देनी है भाई आज? गुड इवनिंग बच्चों। रिकॉर्डिंग की परमिशन किसे दे दूं मैं? हेलो सर। सर। हाँ बेटे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। सर आज अभी कितने बजे तक लेक्चर लोगे अभी? अ, भाई बाद में हमारा 6। मैथ्स का भी लेक्चर है। मैथ्स का कब से है? कब से है? 6:10 से है ना? मैथ्स का कब से बेटे? सिक्स। मैथ्स का तो 6:10 कब से होगा बेटे? 6। ओके। हाँ तो मैं तुम लोग का अभी लेक्चर लूंगा 6:30 तक ले लूंगा। ओके सर। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, है ना? अच्छा बच्चों, तो ठीक है। देखो, हमारा ग्रेविटेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके एक दो एग्जांपल मेरे को लेने। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। देखो क्या है। हमने लास्ट में ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि टाइम पीरियड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? 2 पाई a⁻³ डिवाइडेड बाय √Gm। ठीक है। वेयर a इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ।
या हम यूं लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या? और केपलर्स थर्ड लॉ यही कहता है। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is proportional to the cube of semi major x। सर कॉपी करना था लास्ट पेज। अच्छा, हाँ बेटे नोट कर लिया। ओके बच्चों देखो क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। अ सैटेलाइट revolves around Earth in elliptical path and its
minimum and maximum height above Earth's surface are 800 kilometer and and 2,400 find the time period of revolution of this satellite. Assume that a geostationary satellite revolves around Earth in an orbit of radius 36,000 in an orbit of radius 42,400 kilometers. क्या आंसर आया बच्चों? एक मिनट सर, सॉल्व कर रहे हैं।
अच्छा देखो बच्चों, हमें बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कंपेयर करके ही इसका आंसर बताना है ना। तो कैसे सॉल्व करें इसको? हमें उस सैटेलाइट की इलिप्टिकल पाथ का मिनिमम और मैक्सिमम हाइट दिया हुआ, यानी कि ये डिस्टेंस हमको दी हुई है कितना, 2400 किलोमीटर, और ये वाली डिस्टेंस हमको दी हुई है 800 किलोमीटर। इसमें अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ और जोड़ दूं तो 2a आ जाएगा। तो 2400 प्लस 800 प्लस 12,800 डिवाइड बाई 2 कर दो तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी। 2400 प्लस 800 हो जाएगा 3200 प्लस 12,800 डिवाइडेड बाई, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, 00। तो 8,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस ये रोटेट कर। T1/T2 को क्या लिख सकते हैं, A1/A2 की पावर 3/2। 24/T2 को आप क्या लिख दो, A1, वो हो जाएगा 64,400 42,400। तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 24 डिवाइडेड बाय 50.3 की पावर 1/2 करोगे तो लगभग 7। तो 7 का क्यूब करना है तो, सर वो 53 है, 50.3 नहीं है हाँ बेटे, सर। वो जो ब्रैकेट में आएगा ना हाँ वो 53 है ना, तो सर वो 5.3 होगा ना अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो। हाँ यार, ये 53 आएगा। ये कितना आएगा, 5.3 की पावर 3/2 आएगा। इतना, हाँ, ऐसा भी छोड़ सकते हैं इसको। भाई भाई अर्थ के अराउंड ही तो रोटेट कर रही है ना ये सैटेलाइट। सैटेलाइट किसके अराउंड रोटेट कर रही है, अर्थ के अराउंड। और ये पूरी लंबाई जो है ये मेजर एक्सिस है। हाइट अर्थ की सरफेस से मिनिमम और मैक्सिमम दी हुई है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ ऐड करना पड़ेगा ना हमको। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 इंटू 2, तो 12,800 ही तो आएगा। नहीं नहीं नहीं, बी को नहीं ले सकते, बी को नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है। ध्यान दो, जो केपलर्स लॉ है वो ये नहीं कहता कि बी के प्रोपोर्शनल ए की पावर, मतलब उसका जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी इंटू मास। तो इसमें ए ही आता है, बी नहीं आता है इस फॉर्मूले में।
ठीक है, बी को लिखने जाओगे तो फिर क्या है, उसमें इसेंट्रिसिटी वगैरह वाली टर्म्स भी आने लगेंगी, तो वो ठीक नहीं है। ओके बच्चों, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम बेसिकली क्या होता है, टू स्टार्स which rotate about their common center of mass under the influence of mutual gravitational pull। सेंटर ऑफ मास की m1 से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, m2r अपॉन m1 प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास की m2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, m1r अपॉन m1 प्लस। अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास मस्ट रिमेन एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा बच्चों। And for center of mass to remain at rest, they must rotate with same angular speed. For center of mass to remain at rest, they must rotate with same angular speed. तो हम क्या लिखेंगे, देखो अगर एंगुलर स्पीड सेम नहीं रही सर तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह पाएगा क्या? हाँ बोलो बेटा। सर डायग्राम जरा अच्छे से बना ना, समझ नहीं आ रहा है कुछ। हाँ हाँ देखो बना वही बना रहा हूँ, जैसे क्या है, कुछ ऐसा, ये रहा एक पार्टिकल m1, ये रहा सेंटर ऑफ मास हैवी पार्टिकल के पास में होता है, है ना। अब देखो इनका पाथ कैसा होगा, m1 कैसे सर्कल में चलेगा, m1 चलेगा इन अ सर्कल लाइक, इस तरह के सर्कुलर पाथ में चलेगा m1। ठीक है, और m2 कैसे सर्कुलर पाथ में चलेगा, m2 will move in a circular path like this।
ये जो हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसके लिए m1 के। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर m। ये बात समझ में आ रही है बच्चों अभी तक? अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर m1 किसी θ1 एंगल से रोटेट कर जाता है, m1 rotates by certain angle θ1, तो m2 को भी θ2 एंगल से रोटेट करके एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आना पड़ेगा, because center of mass of this system must remain at rest। और सेम टाइम में दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है। इसका मतलब क्या है, सेम टाइम में दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है, इसका मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम हो। तो बाइनरी स्टार सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अ सिस्टम which consists of two stars which rotate in circular orbit about their, now these two stars are stars are isolated from other bodies। मतलब एक दूसरे पे ही फोर्स लगा रहे हैं, बाकी इनके अलावा बाहर से कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। ऐसा एक सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। Such a system is called as binary star system। नहीं 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 नहीं, they don't collide, they keep revolving in a circular path। हमेशा क्या है, वो सर्कुलर पाथ में ही रोटेट करते हैं। they keep rotating in a circular path। ये m1 इस पाथ में ही चलता रहेगा, m2 ये बाहर वाले पाथ में चल रहा है, तो कभी कोलिजन की बात ही नहीं आती। जितने टाइम में m1 एक रिवॉल्यूशन पूरा करके अपना वापस सेम पोजीशन पे आता है, उतने ही टाइम में एग्जैक्टली m2 भी
एक रिवॉल्यूशन पूरा करके वापस सेम पोजीशन पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोर देन 2 स्टार सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है। एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बस, और कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, एक दूसरे का ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बाकी और कोई फोर्स नहीं। एक दूसरे का फोर्स तो होता है ना। और ओमेगा सेम होती। सर पर बाहर वाले का एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा ना अंदर वाले से। नहीं 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 यार, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा बाई टी। अब सेम टाइम में दोनों का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, हाँ स्पीड अगर बात करोगे तो स्पीड ऑफ m2 विल बी ग्रेटर देन, स्पीड ऑफ m2 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ m1। जिसका रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा, बट ओमेगा ऑफ 2 इज सेम एज ओमेगा ऑफ 1। एंगुलर स्पीड्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल, ओमेगा तो सेम होगा ही होगा। देखो अगर ओमेगा सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, आप ऐसे सोचो। मान लो m1 ने इतना एंगल रोटेट कर दिया, उतने टाइम में m2 ने इतना एंगल रोटेट किया, तो m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन फिर कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि उनका सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास खुद डिस्प्लेस कर गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है हमें, अगर तो ओमेगा को सेम रखना ही होगा। और सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे क्यों रखना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना। सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है तो ओमेगा को सेम रखना ही पड़ेगा। और सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे क्यों रखना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो बेटे क्या बात है, बेटे वही बात है कि ओमेगा सेम है तो आइसोलेटेड होना ही पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन क्या बनाएंगे, एक बात और देखो कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ m1 वो होगी m2r अपॉन m1 प्लस m2। और रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ m2 वो क्या होगा, इट विल बी m1r अपॉन m1 प्लस m। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ m1 होगा m2r अपॉन m1 प्लस m2, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ m2 होगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। ये बात पता है ना अपने को, टू पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंसेस।
तो अब m1 पे क्या इक्वेशन लिखेंगे? m1 पे इक्वेशन लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r1 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और r1 को लिख देंगे m2 r अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो m1 m2 से m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई r, या ओमेगा को क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ जी इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई r, या टाइम पीरियड अगर देखें तो फिर से वैसा ही कुछ फॉर्मूला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। ओके। एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का हमसे पूछा जाता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू ओमेगा प्लस I2 इंटू ओमेगा। I1 की वैल्यू हो जाएगी m1 r1 स्क्वायर, I2 हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर, और ओमेगा कॉमन आ गया। R1 को लिख देंगे m2 r अपॉन m1 प्लस m, R2 को लिख देंगे यहाँ से हम क्या करें भाई, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लें, r स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ से m2 बच जाएगा, यहाँ से m1 बच जाएगा इंटू ओमेगा। तो m1 प्लस m2 से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम ऐसा। ध्यान रखें दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन, राइट। इस वजह से इसको अपन ने क्या किया है, ऐड किया है। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो सब्ट्रैक्ट करते, both their angular momentums are in same
अगेन सेम लॉजिक, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास विल नॉट रिमेन एट रेस्ट बेटा। अगर एल अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो आप खुद देख सकते हो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह पाएगा। देखो ये m1 है, ये m2, ये सेंटर ऑफ मास। मान लो m1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और m2 एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है, तो क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं होना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट। इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस। ठीक है बच्चों। तो ये अपना ग्रेविटेशन की बात है। अच्छा, इसमें इसमें मैंने तुम लोगों को इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा दिया था क्या बेटे? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा चुका हूं ना मैं। जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा वाला फॉर्मूला। ओके ठीक है बच्चों, तो हमारा इस तरीके से क्या है, अब ग्रेविटेशन जो है वो कंप्लीट होता है ना। इसके क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग। सर शीट सॉल्व करना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दो भाई। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर न्यू लेक्चर से स्टार्ट करो ना। क्या बोल रहे हो बेटे? सर फिर नोट्स कंफ्यूज हो जाते पूरे। तो क्या हाँ करें? सर। सर अभी नए? नोट्स, पीछे वाले नोट्स बाकी है ना सर, तो उनके लिए पेजेस छोड़ने पड़ते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो क्या करें, ये सर तो लिखना चाहते हो? सर नहीं तो फिर आप अगले लेक्चर से चालू करो ना न्यू लेसन, क्योंकि फिर वो लिखिंग कंप्लीट होगा तो ही फिर अगले लेक्चर का चालू कर सकते हैं ना। अच्छा हाँ सर, आज फिर ग्रेविटेशन का ही लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ठीक है। तो ग्रेविटेशन के कुछ और एग्जांपल करा दूं तुमको, हैं ऐसा कर दूं? चलेगा सर। ओके। अच्छा देखो, एक बड़ा अच्छा सवाल है ग्रेविटेशन का, काफी समय पहले जेई में भी आया था। ये एक प्लेनेट है, इसका मास है लेट्स से कुछ 9m, और एक और प्लेनेट है उसका मास है कुछ लेट्स से 4m, है ना, 9m और सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी लेंथ है लेट्स से 10r। सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ है कितनी, 10r। और इनकी रेडियस जो है, बड़े वाले प्लेनेट की रेडियस मान लो के है 2r, और छोटे वाले प्लेनेट की रेडियस है r। तो हमें पता लगाना है कि किस स्पीड से बड़े वाले प्लैनेट के सरफेस से छोटे वाले प्लैनेट की तरफ एक पार्टिकल को फेंका जाए ताकि वो दूसरे प्लैनेट की सरफेस पे पहुंच जाए।
find V minimum so that the particle projected from surface of planet 1 reaches planet. कैसे करेंगे बच्चों इसको? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, लगाओ। अच्छा, लेकिन देखो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक लगाओगे तुम? क्या पूरे प्लेनेट 2 तक लगाना पड़ेगा अपने को? नो सर। नहीं। देखो क्या होगा, ये जब ये बीच में ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको प्लेनेट 1 अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लेनेट 2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। शुरू में तो ऑफ कोर्स प्लेनेट 1 का ही फोर्स ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्लेनेट 2 की तरफ जाता जाएगा प्लेनेट 1 का अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा, प्लेनेट 2 का अट्रैक्टिव फोर्स प्लेनेट 1 के अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, है ना? बेसिकली वो वाला पॉइंट पता लगाना है तो कैसे पता करें? एक ऐसा पॉइंट पता लगा लो जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो रही। इंटेंसिटी जीरो हो रही का मतलब क्या है? दोनों प्लेनेट की इंटेंसिटी बराबर है। तो प्लेनेट 1 से डिस्टेंस मान लेते हैं r, प्लेनेट 2 के सेंटर से हो जाएगी 10r माइनस r। तो क्या करेंगे? इंटेंसिटी जीरो करने के लिए g इंटू 9m डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर को किसके इक्वेट कर दूंगा? g इंटू 4m डिवाइडेड बाई 10 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो gm से gm कैंसिल हो गया। 3 डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10r माइनस। तो क्या आ जाएगा? 30r माइनस 3r इक्वल टू 2r। तो 30r इक्वल टू 5r, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू 6 इंटू कैपिटल R के बराबर है।
है ना। यानी प्लैनेट 1 के सेंटर से कितना दूर है, 6 कैपिटल आर। प्लैनेट 2 के सेंटर से कितना दूर है, 4 कैपिटल आर। इस पॉइंट पर दोनों का इंटेंसिटी बराबर है, तो नेट इंटेंसिटी यहाँ पर 0। अब इस पॉइंट से जब आप प्लैनेट 2 की तरफ जाओगे तो उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन प्लैनेट 1 का कम होगा, तो नेट इंटेंसिटी प्लैनेट 2 की तरफ आ जाएगा। यानी अगर मैंने किसी तरह से उस ऑब्जेक्ट को ये वाला पॉइंट क्रॉस करवा दिया तो फिर तो अपने आप ही प्लैनेट 2 खींच लेगा उसको अपनी तरफ। तो आपको सरफेस से लेकर के बस इस वाले पॉइंट तक की एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। कैसे लगा दें अपन, देखो, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मास इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे लिखें, प्लैनेट 1 की सरफेस पे है तो -g इंटू 9m/3r, 2r, सॉरी, -g इंटू 9m/2r। और उस प्लैनेट 2 की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, -g, 1 - 5 का 4m डिवाइडेड बाय, वहां से इसके सरफेस की डिस्टेंस, तो 10r में से 2r सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8r आ जाएगा। इक्वल टू 0 वेलोसिटी चाहते हैं, m इंटू -g 9m/6r -g 4m/, क्या आ जाएगा बच्चों, m से m कैंसिल हो गया, p मिनिमम स्क्वायर बाय 2 -9gm/2r -gm/2r, तो क्या हो गया, 2r जो है वो एलसीएम आ गया, 9gm + gm तो वो हो जाएगा 10gm। तो यहाँ से v मिनिमम का स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा बेटे, 5gm/r -5gm/, क्या ये बात समझ में आती है बच्चों। सर हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी दोनों का माइनस क्यों किया, दोनों इसमें? माइनस कहाँ किया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ही होती है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस ही होती है ना बेटे। सर पर हम लोग तो जिस पॉइंट पे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर दोनों का तो मतलब इक्वल रहेगा ना, तो दोनों का 0 नहीं आएगा क्या? नहीं, अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल थोड़ी ना 0 है बेटे।
हाँ सर। इंटेंसिटी जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो होना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं। सर एक बार लास्ट पेज देखना है। हाँ बेटा। और कोई मेथड नहीं है, यही मेथड। पहले इंटेंसिटी जीरो करके ये पता करो कि फोर्स की डायरेक्शन कब चेंज होगी। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन करके जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है वहां पर आप वेलोसिटी को जीरो कर दो, वहां पर पहुंचा दो किसी तरीके से। उसके बाद वो अपने आप ले जाएगा उसको। नोट कर लिया बच्चों ने सबने? ओके। हाँ देखो, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक पार्टिकल को हमने क्या किया, अर्थ की सरफेस से कुछ दूर लेकर के गए। मान लो सरफेस से 2r हाइट पे लेकर के गए और वहां से पार्टिकल को रिलीज कर। वो पता लगाना, फाइंड द टाइम इन विच इट विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस।
हमें पता लगाना है कितने टाइम के बाद ये अर्थ की सरफेस को टकराएगा। देखो बच्चों, आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर मान लो मैं इसको बहुत कम वेलोसिटी देता तो इसका पाथ कुछ ऐसा होता कि नहीं होता। और कम वेलोसिटी दूंगा तो बिल्कुल ये मतलब अर्थ के सेंटर को ऐसे ही छू के आ जाए, और बिल्कुल जीरो ही वेलोसिटी दूंगा तो उसका पाथ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, हम ये मान सकते हैं कि ये एक एक तरह का एलिप्सी है, बिल्कुल फ्लैट एलिप्स टाइप का पाथ है। इसका पाथ कैसा है, बिल्कुल फ्लैट एलिप्स टाइप का पाथ है इसका, है ना। तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई a⁻³ डिवाइडेड बाई √gm। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी ये क्या हो जाएगी, इसकी सेमी मेजर एक्सेस। तो 2r+r 3r, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3r/2 डिवाइडेड बाई रूट। और हाँ, मतलब देखो एक तरीका तो ये है ही सही कि वेलोसिटी पता लगा करके उसको इंटीग्रेट करके वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं अपन। एक मेथड ये भी है बेटा, दैट इज वन मेथड डेफिनेटली। लेकिन इस ये वाला मेथड भी एक अच्छा मेथड होता है कि इसमें क्या है, तो बात इसका होना, तो अगर मान लो मैं बहुत कम वेलोसिटी इसको दे देता इधर, तो क्या इसका पाथ कुछ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जाकर के टकराता, लेकिन पूरा पाथ अगर बनाए तो वो ऐसा बनेगा कि नहीं।
तो ये वाला जो पाथ है ये भी एक इलिप्स का ही पार्ट है ना। अच्छा वैसे बच्चों ठीक है, इस अब ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा घर पे ऐसे अटेम्प्ट करके लाना, मैं इसको एज ए पार्ट ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। और ग्रेविटेशन का शीट भी आप लोग स्टार्ट कर लो, एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बेटा। सर अभी एडवांस